हेलो, आप लोग कैसे हैं? नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद के मुद्दा है, यानी इंटरनेशनल डिस्प्यूट की हम चर्चा आज करेंगे। और इस पूरी लेक्चर में ये देखने की कोशिश करेंगे कि पहले से भारत और बांग्लादेश के बीच में एक छोटा मोटा विवाद है, बहुत बड़ा विवाद नहीं है। लेकिन इस छोटी विवाद को एक बड़ा विवाद किस तरह से बनाने की कोशिश चाइना कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से भारत के पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान चाइना के पूरा का पूरा आप कह सकते हैं इंटरफेरेंस में आ गया, उसके बहकावे में आ गया और भारत के साथ जितना गंदा कर सकते हैं, जितना भी आप गंदा कहें उससे भी ज़्यादा उन्होंने भारत के साथ रिश्ता गंदा कर रखा है। अभी भी चाइना के बहकावे में आकर के अब आप देख सकते हैं कि नेपाल भी उन्होंने अपने राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक ये सारी गतिविधि को उन्होंने जिस तरह से अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, चाइना की नीति को नहीं समझ रहा है, क्योंकि चाइना की जो नीति है विकासवाद का है और वह यही अभी चाहता है कि भारत को चारों तरफ से हम कैसे घेरें। क्योंकि जिस तरह से भारत और चाइना के बीच में अभी एलएसी पर विवाद चल रही है, पिछले 3 महीना से जो ये मैटर चल रहा है और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं वो घिर चुका है। तो उसका एक ही मकसद है कि भारत को हम आंतरिक दृष्टि से किस तरह से कह सकते हैं कमज़ोर करें। और इस नीति के साथ ही उन्होंने अभी बांग्लादेश के साथ हाथ मिलाया और बांग्लादेश और भारत के बीच में जो तीस्ता जल बंटवारा चल रहा है, विवाद जो चल रहा है, इस विवाद में उन्होंने $30 बिलियन का उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प बांग्लादेश को देने की सहमति जता दी। और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश का जो इम्पोर्टिंग होता है उस पर उन्होंने 90% टैरिफ को समाप्त कर दिया। यानी ये सारे ओवरऑल जो भी हमने आपको ग्राफ बताया, ये सारे ग्राफ से प्रूफ होता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो प्राचीनतम जो रिलेशन रहे हैं, इस रिश्ता को कहीं ना कहीं वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये पूरे जो मैटर होगी, जो अभी उन्होंने जो 30 बिलियन उन्होंने डॉलर, $30 बिलियन जो उन्होंने देने की कोशिश कर रहे हैं, यह कार्य है कि तीस्ता जल जो बंटवारा है, यानी तीस्ता नदी के आसपास जो डेवलपमेंट आप कर सकते हैं, वे सारी चीज़ों को करने के लिए बांग्लादेश को चाइना ने एक फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है। ओवरऑल एक ग्राफ को आपको जानने से पहले आपको जानना होगा कि आखिर तीस्ता जल बंटवारा या तीस्ता जल विवाद है क्या। व्हाट डू मीन बाय तीस्ता वाटर डिस्प्यूट। तो आज हम इस पर चर्चा करें। यह टॉपिक आपको पीटी और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरे दोस्त, जैसा कि हम सभी को पता है कि नदियाँ जो होती है वह हर चीज़ों या नदियाँ जो होती है बहुत सारे चीज़ों को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस तथ्य को जानने के लिए सबसे पहले हम ये समझ सकते हैं कि जो मानवीय जो हमारी सभ्यता है, यानी जो ह्यूमन हमारा कल्चर है, इस कल्चर का जो निर्माण हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ, वह कहीं ना कहीं नदी के जो बैंक होते हैं, नदी के जो घाटी होते हैं, वहाँ पर हुआ। और वहीं से इसका आप कह सकते हैं प्रसार और प्रचार भी होता है। यानी जितने भी प्रकार के सभ्यता हैं, जितनी भी प्रकार के सिविलाइजेशन हैं, कल्चर हैं, वे सारे वहाँ नदी के किनारे इसका विकास होता है और वहाँ से इसका प्रचार प्रसार होता है। दूसरे फॉर्म आप कह सकते हैं, नदी जो है केवल स्वच्छ जल यानी जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है, केवल ड्रिंकिंग वाटर नहीं देता, अपितु या कह सकते हैं केवल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ही नहीं है, बल्कि इससे हम कह सकते हैं जैसे हमारा एग्रीकल्चर हुआ, जैसे आप कह सकते हैं पीसी कल्चर हुआ जिसको हम लोग मत्स्य पालन कहते हैं, जैसे हम कह सकते हैं हाइड्रोलिक या वाटर विद्युत कह सकते हैं, जल विद्युत कह सकते हैं, परिवहन कह सकते हैं, उद्योग कह सकते हैं, या कह सकते हैं जो अर्बनाइजेशन होता है या अर्बन एरिया का जो डेवलपमेंट होता है, ये सारे कार्यों में इसका एक बेसिक नीड होता है, इसका एक ज़रूरत महसूस किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्चुअली वाटर, आई एम टॉकिंग अबाउट rivers are playing a vital role in the development of each and everything whatever we are expecting। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि नदी जो होती है वो खासतौर पे जिस तरह से जब एक देश दूसरे देश के बीच में जब बंटवारा होता है, तो बंटवारा होने के बाद जिस तरह हर चीज़ों का बंटवारा होती है, ठीक उसी प्रकार जब भी कोई नदी दो देशों या दो आप कह सकते हैं दो या दो से अधिक राज्यों या देशों के बीच में जब बंटवारा होती है, तो वैसे चीज़ों में नदियों का जो प्रवाह होती है उस पर भी इस तरह के प्रश्न आते हैं, इस तरह के बंटवारा का कार्य होता है। और उसके जो जल होते हैं उसके प्रयोग को लेकर भिन्न भिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे आप इसको विवाद को देख सकते हैं। अब बात होती है कि भारत और बांग्लादेश, जैसे आप देखिएगा तो भारत सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी होता है, ब्रह्मपुत्र नदी के बाद आप देखेंगे कुछ ही बाद तीस्ता नदी मिलती है और दोनों फिर जा करके
पद्मा के पास ये सम्मिश्रण हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच बहने वाली जो नदी हैं, बहने वाली नदियों में सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हैं, या भारत और बांग्लादेश के बीच बहने वाली कुल नदियों की संख्या अभी 54 है, यानी 54 है। और तीस्ता नदी का जो उद्गम की हम बात करते हैं, ओरिजिनेशन की बात करते हैं, तो तीस्ता नदी का जो ओरिजिनेशन होता है, इसको लेकर के सच्चाई देखा जाए तो डिस्प्यूट है। जितनी भी प्रकार के भूगोलविद हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इसमें डिस्प्यूट है, क्योंकि कुछ इसमें जो स्रोत हैं, कुछ जो रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्स के आधार पे देखिएगा तो खास तौर पे जो इसका रिसोर्सेज हैं उस आधार पे हम देखते हैं कि नदी का जो ओरिजिन है वह समुद्र तट से लगभग 7068 यानी 7068 मीटर्स की ऊंचाई पर स्थित है, जो आपको सिक्किम के जो हिमालयी आपका क्षेत्र आता है, हिमालयन जो आपको रीजन्स आते हैं, ठीक है, उसके पाहुनरी ग्लेशियर के नाम सुने होंगे। तो कुछ लोग कहते हैं, कुछ भूगोलविद कहते हैं कि सिक्किम के जो हिमालयी जो क्षेत्र के पाहुनरी जो ग्लेशियर है वहाँ से इसकी उद्गम हुई है, यानी वहाँ से इसका ओरिजिनेशन हुआ है। कुछ का कहना है कि जो आपको टस्सो चामो जो लोएक है, टस्सो लहामो, ठीक है, टस्सो लहामो जो लेक है वहाँ से कुछ लोग मानते हैं। कुछ लोग का कहना है कि नहीं, ये टस्सो लहामो झील और तिस्ता जो कांगसे जो ग्लेशियर है, तिस्ता कांगसे ग्लेशियर प्लस टस्सो लहामो और झील, ये दोनों के सम्मिश्रण से तीस्ता नदी का निर्माण हुआ है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो इसकी जो ओरिजिनेशन है तीस्ता नदी का, उसकी ओरिजिनेशन में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट देखा जाता है, ठीक है। अब इस आधार पे आप देखिएगा तो नदी की जो कुल लंबाई है, तीस्ता नदी की बात करते हैं तो इसकी जो टोटल लंबाई हुआ 315 किलोमीटर्स है। और यह जो है भारत के सिक्किम हुआ, आपको वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल हुए, ये दोनों राज्य में, तथा बांग्लादेश की ये महत्वपूर्ण नदी के रूप में इसको माना जाता है। और हम कह सकते हैं कि भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल जो है इनकी यह जीवन रेखा के रूप में इसको माना जाता है। यानी जीवन रेखा का मतलब कह सकते हैं एक लाइफ साइकिल देता है, यानी बहुत सारी हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी एग्रेरियन है, या हमारे देश के जो जीव जंतु हैं उनको कहीं ना कहीं इस नदी से प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है कि ये जीवन रेखा भी है, खासतौर पर भारत के सिक्किम और खासतौर पर पश्चिम बंगाल राज्य के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि तीस्ता जो नदी है इसका हम स्रोत की बात करते तो ये त्रिस्रोत शब्दों का एक संक्षिप्त रूप भी आता है, यानी 3 इसका स्रोत होते हैं, सोर्सेज, जो अभी हमने आपको बताया 3 स्रोत है जो ओरिजिनेशन हुआ, ठीक है। या आप कह सकते हैं 3 नदियों का भी सम्मिश्रण, फाइनली अंत में हमने देखा ब्रह्मपुत्र, तीस्ता और पद्मा जाकर के तीनों सम्मिश्रण के रूप लेते हैं। तो इसके अर्थ पे आप कह सकते हैं कि नदी के जो स्रोत हैं, इस स्रोत के आधार पर देखिएगा कि इसको जो चैनलाइज किया गया है, चैनलाइज इसको मिला करके 3 चीज़ों को, चैनल्स को मिला करके इसको एक नदी के रूप दिया गया। उसके बाद आप देखिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात जो हो जाती है कि इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, इसकी सहायक नदियाँ के दोनों किनारा पे आप देखिएगा, चाहे लेफ्ट साइड देख लीजिएगा, चाहे आप राइट साइड देखिएगा, तो ये दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड यानी दायां और बायां दोनों से मिलती है। और बायां किनारे में आप देखिएगा तो बाएं साइड से यानी लेफ्ट साइड से इसमें दिक्छू, रांगप्पो, लांचू और रानी खोला, ये ऐसे 4 नदियां हैं जो इसको खास तौर पर लेफ्ट साइड से मिलते हैं, यानी बाएं तरफ से इसमें आकर के मिक्सचर करते हैं। वहीं आप जब राइट साइड में देखिएगा तो राइट साइड से आने वाली नदियों की जो नाम है उसमें रांगापछू, रंगित और एक है रिंगयोछू, ये 3 आपको नदियां जो होती हैं वो राइट साइड से आकर के मिल जाती हैं। और ये ओवरऑल नदियों में यदि आप देखेंगे तो ओवरऑल नदियों में जो रंगित छू जो है, और रंगित छू इसकी सबसे महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं असिस्टेंट, या कह सकते हैं सहायक नदी के रूप में ये मतलब उसमें सम्मिलित हो जाता है। इसके अलावा आप देखिएगा तो ये जो नदी है, तो ये नदी का जो कह सकते हैं विशेषता, तो ये नदी की जो सबसे बड़ी जो विशेषता है, वो सबसे बड़ी जो विशेषता है वह है कि ये आपको दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, यानी साउथ डायरेक्शन में ये जो होती बहती है सबसे पहला। और ये बहते हुए बांग्लादेश की जो जमुना है, जिसको हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है, तो जमुना यानी ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिल जाती है। और मिलने के बाद यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल की जो सीमा को भी अलग कर देती है। यानी ओवरऑल हम देखेंगे तो चाहे हम जोग्राफिकल की बात करते हैं, चाहे हम पर्यावरण की लेकर के बात करते हैं,
ये दोनों तीनों मतलब जितने भी प्रकार के इस तरह के जो स्रोत हैं, सारे स्रोतों के लिए कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत के 2 राज्य की बात करें, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, तो ये दोनों के जियोग्राफिकल बाउंड्री को भी ये बँटवारा कर देता है। अब इसके आगे यदि आप देखेंगे तो सिक्किम, सिक्किम के साथ आप देखेंगे तो उत्तरी बंगाल जो होती है, उत्तरी बंगाल के लगभग 5 जिला, करीब इसके 5 जिला के लगभग 1 करोड़ जो पॉपुलेशंस है या 1 करोड़ जो लोग हैं, जनता है, इस नदी पर खेती और अपनी ज़रूरत के लिए वो पूर्ण रूप से डिपेंड है, यानी का क्या निर्भर हो जाते हैं। ठीक इसी नदी को आप देखिएगा तो बांग्लादेश को भी एक बहुत बड़ी आबादी आप कह सकते हैं, बहुत बड़ी आबादी इस पर निर्भर करता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, ये तीनों के बाद देखिएगा कि तीस्ता भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है। यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में सबसे बड़ी यदि नदियों की संख्या है तो वह गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, मेघना है। और इसके तीसरे के बाद चौथा यदि सबसे बड़ा नदी बहने वाला आता है तो वह हमारा तीस्ता नदी आ जाती है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में सबसे बड़ी नदी के रूप में प्रवाहित होने वाली नदी है। उसके अलावा आप देखिएगा तो आप देख सकते हैं कि आपको बांग्लादेश का जो आप कह सकते हैं जो उसका कल्टीवेशन जो इलाका है, यानी सिंचाई वाला जो क्षेत्र है, करीब लगभग 14% बांग्लादेश का जो सिंचाई का इलाका है, लगभग 14% इसी नदी पर वो पानी के लिए निर्भर होता है। और बांग्लादेश को आप देखेंगे तो 7.3% वहाँ की जो आबादी है, यानी टोटल जो पॉपुलेशन का 7.3% जो पॉपुलेशन है, उसको इस नदी के माध्यम से आप कह सकते हैं उनको डायरेक्टली आप एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं, उनको उपलब्ध कराई जाती है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो जिस तरह से भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसी तरह हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको नदी मानी जाती है। ठीक है। अब इसके अलावा यदि आप कुछ जियोग्राफिकल या इसकी यदि हम बैकग्राउंड की बात करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा तो इम्पोर्टेंट जो हमारा फैक्टर आज का होगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चीन एक अपना नया खेल, एक नया गेम खेल रहा है, ठीक उसी चीज़ को यदि हम आप मानते हैं तो इस गेम को मानने के लिए इसका हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना होगा। और बैकग्राउंड क्या होता है इसका, यदि हम विवाद की बात करते हैं तो इसका विवाद का सबसे बड़ा जो बैकग्राउंड है वह है 1815 ईस्वी में। सबसे पहले याद रखिएगा कि 1815 में 1815 ईस्वी में नेपाल के जो राजा थे, और उस समय भारत जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थी। क्योंकि आप देख सकते हैं भारत में ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष रूप से यदि हम कार्रवाई देखते हैं 1857 की जो विद्रोह होता है उसके बाद से होती है, यानी 1858 में हमारे यहाँ एक्ट बनती है ब्रिटिश राज का। ठीक है। तो उससे पहले हम की बात कर रहे हैं तो 1815 यानी यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चल रहा था। यानी 1815 ईस्वी में नेपाल के जो राजा थे और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ये दोनों के बीच में खासतौर पे तीस्ता नदी के पानी को लेकर के एक समझौता हुआ था। और इस समझौता के बाद जो था, नेपाल की जो तीस्ता पर एक बहुत बड़ा उनको उसको कह सकते हैं आप जो अथॉरिटी थी, यानी जो अधिकार था, या कह सकते हैं जो कंट्रोलिंग था, वह कंट्रोलिंग पूर्ण रूप से जो था वो आप कह सकते हैं गिव अप, या कह सकते हैं उन्होंने अपने अपने तरफ से उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ी यानी जो ईस्ट इंडिया उस समय की कंपनी थी उसको उन्होंने हैंड ओवर कर देता है। और हैंड ओवर करने के बाद पूरा का पूरा जो नियंत्रण था, वह सारे के सारे नियंत्रण जो हो गए वह सारे ईस्ट इंडिया कंपनी को उपलब्ध हो जाते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि देश की आज़ादी के बाद तक सही जो नियंत्रण हुआ वो सारे नियंत्रण आज़ादी तक हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी पुनः भारत की तरफ भी इसको कह सकते हैं मिल गई है। लेकिन क्या होता है कि विभाजन के समय भिन्न भिन्न प्रकार के जो संसाधन के जिस तरह से बंटवारे हुए, जैसे भारत उस समय की मैं बता रहा हूँ कि जो बांग्लादेश थी वो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारे पास रिसोर्सेज थे, वे रिसोर्सेज को जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बंटवारा होता है, उसके साथ ही साथ जो तीस्ता नदी थी, तीस्ता नदी की भी बात वहाँ पर उठी। और इस तरह के कह सकते हैं जो मैटर था तीस्ता नदी को लेकर के, इस मैटर को भी उठाया गया। और तीस्ता नदी के जो पानी था, तीस्ता नदी के पानी के लिए ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग थी उस समय के, उन्होंने 1947 में यानी 1947 ईस्वी में उन्होंने सर रेडक्लिफ, जो उस समय भारत और पाकिस्तान के जब विभाजन हुआ था तो जो जियोग्राफिकल बाउंड्री का जो निर्धारण किए जा रहे थे वह सर रेडक्लिफ के नेतृत्व में ही किया जा रहा था, उनके कह सकते अध्यक्षता में ही की जा रही थी। तो सर रेडक्लिफ जो थी उनकी अगुवाई में जो गठित सीमा आयोग जो बना था उसके सामने उन्होंने ला करके रख दिया 1947 में, जो मतलब उस समय की जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी। ठीक है। और उन्होंने जो इस चीज़ों को रखा उससे देखा गया कि जो दार्जिलिंग और जो जलपाईगुड़ी भारत का क्षेत्र था,
तो दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी को जो तत्कालीन पूर्वी आप कह सकते हैं पाकिस्तान में जो वो शामिल करने की जो कह सकते हैं मांग उठाई गई थी, लेकिन क्या हुआ कि कांग्रेस और भारत के कांग्रेस तथा आप कह सकते हैं कि जो हिंदू महासभा थी, ये दोनों ने इसका विरोध कर दिया। उन्होंने विरोध कर दिया कि जो हम दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी को जो हम पूर्वी पाकिस्तान में मिलाने की बात कर रहे हैं, भाई ये संभव नहीं हो सकता है, भारत का क्षेत्र है और ये हमारे हिंद में आएंगे, यानी कह सकते हैं हमारे भारत के क्षेत्र में आएंगे। और दूसरी बात, जो तीस्ता नदी की जो समस्या को उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जो 1947 में जो लाया सर रेडक्लिफ के पास, इसको लेकर के भी कांग्रेस और तथा हिंदू महासभा ने इस पर कह सकते हैं विरोध जता देते हैं। और जता देने के बाद फिर भिन्न भिन्न प्रकार के कह सकते हैं इसमें स्टेटमेंट चलती है, भिन्न भिन्न प्रकार के विचार चलते हैं, विवाद होते हैं, और वे सारे गवाहों कह सकते हैं या तथ्य कह सकते हैं, ये सारे चीज़ों को स्टडी करने के बाद भिन्न भिन्न प्रकार के जो फैक्टर्स थे, वे सारे फैक्टर्स को स्टडी करने के बाद, विचार करने के बाद, सीमा जो आयोग थी रेडक्लिफ सर रेडक्लिफ के नेतृत्व में जो गठन किया गया था, उन्होंने तीस्ता का ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी था या ज़्यादा से ज़्यादा जो हिस्सा था, उन्होंने भारत को सौंप दिया। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या होता है कि 1971 में 1971 ईस्वी में हम देखते हैं कि अंततः बांग्लादेश का उदय हो जाता है। यानी जब 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का उदय होता है, यानी पूर्वी पाकिस्तान जो थी वो बांग्लादेश के रूप में जब जाना गया, यानी बांग्लादेश के निर्माण के बाद की हम चर्चा आप करेंगे, 1971 के बाद की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो तीस्ता जल जो था उस विवाद को लेकर के पुनः ये मैटर उठा कि भाई इस पर थोड़ा हमें रिकंसिडर करना चाहिए, पुनः विचार कर लेना चाहिए। और इस पुनर्विचार को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी को लेकर के हम कह सकते हैं कि पहली बार एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसको आप कह सकते हैं तदर्थ कमेटी, यानी इंडिविजुअल्स, ठीक है। एक तदर्थ कमेटी का गठन हुआ और इस समझौता और एक जो कमेटी गठित की गई थी, एक कमेटी के सिफारिश के आधार पर कह सकते हैं, और एक कमेटी की जो समझौता हुई, समझौता के आधार पर कह सकते हैं कि जो तीस्ता नदी का जो जल था, उस टोटल तीस्ता नदी के जल का 36% जो थी बांग्लादेश के लिए दे दिया गया, और 39% जो उसका वाटर था वो खास तौर पे भारत को यूज के लिए दे दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा। और उसके अलावे जो 25% जो जल बच गए उसको आवंटन नहीं किया गया, बल्कि इसको रिजर्व के रूप में रख दी जाती है कि 25% रिजर्व रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बात होती है इसके अलावे कि जिस तरह से आप कह सकते हैं कि जिस तरह से गंगा समझौता हुआ, तो उसके बाद दूसरी नदियों के अध्यक्ष या अध्ययन आप कह सकते हैं, तो दूसरी जो भिन्न भिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कह सकते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय हमारा जो जोग्राफिकल बाउंड्री है, और सारे जोग्राफिकल बाउंड्री पर जो दूसरी नदियां हैं उनके पर भी अध्ययन करने के लिए बात होने लगी, ठीक है। और कह सकते हैं जो एक पार्टनरशिप जो कमेटी होता है, या कह सकते हैं साझा जो समिति होता है, उसको भी गठित करने की बात चली गई। और इस समिति ने खासतौर पे तीस्ता नदी के लिए एक कह सकते हैं ड्राफ्ट तैयार करता है, ठीक है। यानी एक ड्राफ्ट मतलब कह सकते हैं प्रारूप उन्होंने तैयार करता है, और इस प्रारूप के आधार पर दोनों देशों के बीच में एक सहमति भी बनाया जाता है। लेकिन क्या होता है कि पश्चिम बंगाल कुछ तथ्यों को लेकर के, कुछ मैटर को लेकर के वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जो था इस पे विवाद कर देता है या आपत्ति जता देती है, ठीक है। तो मैटर होता है आपको 2011 ईस्वी की बात, जब 2011 ईस्वी में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी जब थे, तो 2011 ईस्वी में जब मनमोहन सिंह जी ढाका के दौरे पर गए थे, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने तीस्ता जो जल का बंटवारा था या तीस्ता जल जो विवाद चल रही थी, इस विवाद को समाप्त करने के लिए, इस विवाद को सोल्व करने के लिए अंततः मनमोहन सिंह जी ने एक फार्मूला भी अपनाया, और एक फार्मूला जो उन्होंने बनाया, उस फार्मूला पे जहाँ तक देखा जाए तो सहमति भी बन गई थी। लेकिन क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की जो सीएम थी ममता दीदी, तो ममता बनर्जी की विरोध होने लगा, और उन्होंने अपने विरोध इतनी जता दिए जिसकी वजह से कह सकते कि जो फार्मूला तैयार किया गया था, जो सहमति बनी थी मनमोहन सिंह जी के द्वारा, इस पर कहीं ना कहीं हम कह सकते कि यह पूर्ण रूप से असफल रहा और इस पर हस्ताक्षर नहीं हो सका। फिर हम देखते हैं कि 2011 ईस्वी में ही ममता बनर्जी क्या करती है कि 2011 में ममता बनर्जी राज्य की तरफ से केंद्र सरकार को उन्होंने एक प्रपोजल देती है, और वो ऐसी जो प्रपोजल देती है, एक्चुअली उस प्रपोजल के अलावे आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार जो थी एक अलग प्रपोजल ऑलरेडी पहले ही बना रखी थी, ठीक है।
और वो जो प्रपोजल केंद्र सरकार जो बना रखी थी, और यही प्रपोजल जो हुआ आगे चल के हम कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो अहम था, उनकी इस मुद्दा का भी एक कह सकते हैं एक रूप हो जाता है, एक बहुत बड़ा कह सकते हैं उनकी अहम का मुद्दा भी ये बन जाता है। और उस आधार पे आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी जो थी, उन्होंने केंद्र को अपने जो उन्होंने भेजा था प्रपोजल, यानी जो प्रस्ताव उन्होंने भेजा था, उस प्रस्ताव में उन्होंने बताई, यानी ममता बनर्जी के हम जो प्रपोजल ड्राफ्ट की बात करें उसमें, तो उसमें ममता बनर्जी ने बताया कि भारत टोटल जो जल है, तीस्ता का नदी का जो जल है, उसका 42.5 यानी 42.5% जो पानी होगा वह हमारा भारत इस्तेमाल करेगा, और 37.5% यानी 37.5% जो होगा जल वो बांग्लादेश को दिया जाना चाहिए। और ये प्रस्ताव जो था पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा दिया गया था। और जो 20% जो जल बचेंगे वह 20% का बंटवारा नहीं किया जाएगा, इसको रिजर्व रूप में रखा जाएगा, यानी फ्यूचर के लिए रखा जाएगा। इन्होंने ममता बनर्जी का ये आप कह सकते हैं कि प्रपोजल था जो केंद्र सरकार को उन्होंने भेजी थी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिएगा तो बांग्लादेश ने आरोप लगाया, या बांग्लादेश की तरफ से आप कह सकते हैं स्टेटमेंट आता है कि जल का जो बंटवारा होता है, तीस्ता नदी का जल का जो बंटवारा हो वो आधा आधा होना चाहिए, यानी 50-50 होना चाहिए सबसे पहले। अब ऐसा क्यों होना चाहिए? तो जैसे ही बांग्लादेश के तरफ से यह स्टेटमेंट आता है कि तीस्ता नदी का जो जल है वह 50-50 आधा आधा बंटना चाहिए, दोनों देश के बीच में बंटना चाहिए, तो उसके बाद पश्चिम बंगाल यानी कह सकते हैं कि ममता बनर्जी की तरफ से या पश्चिम बंगाल के सरकार की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ जाती है। और वह स्टेटमेंट होता है कि बरसात के जो मौसम होती है, बरसात के मौसम के बाद तीस्ता नदी में जो होती है पानी जो होता है, जल जो होता है बहुत कम हो जाता है। और इस कम पानी की स्थिति में जो जल का हम बंटवारा कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल के बंटवारे को नुकसान पहुंचा देगा। यहाँ के जो किसान हैं या हमारी जो हमारे राज्य की जो ज़्यादा से ज़्यादा जो जनसंख्या ये तीस्ता नदी पर निर्भर करती है, वर्षा ऋतु के बाद इसमें पानी समाप्त हो जाती है, घट जाती है, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरे मैटर को पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने इसको फंसाए रखी। उसके अलावा देखिएगा कि फिर जैसे ही ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आता है या वेस्ट बंगाल की तरफ से जब स्टेटमेंट आती है, तो फिर पुनः एक बांग्लादेश की तरफ से एक कह सकते हैं आरोप के तरह रूप में आता है, एक आरोप लगाई जाती है, दूसरे रूप में कह सकते हैं। और बांग्लादेश ये कहता है कि भारत के द्वारा तीस्ता नदी पर बांधों के निर्माण इतनी अधिक कर दी गई है कि जल प्रवाह को बाधित कर दिया जाता है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्कृष्ट होती है, बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती है, और बहुत कम जल जो होता है बांग्लादेश को मिल पाता है। यह जो आरोप था, यह आरोप पूर्ण रूप से बांग्लादेश की सरकार या बांग्लादेश के द्वारा लगाया गया, जब पश्चिम बंगाल की सरकार ने, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस समस्या को बताया कि नहीं, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। अब सोचने वाली बात है कि हम बात कर रहे थे 2011 से, अब हम आते हैं नए सरकार, जैसे 2014 में मोदी जी की सरकार बनती है और 2015 में मोदी जी ढाका का प्रधानमंत्री के रूप में ढाका के दौरा करते हैं, यानी 2015 में हम आ जाते हैं। और 2015 में जब मोदी जी बांग्लादेश का यात्रा करते हैं, दौरा पर जाते हैं, तो वो एक नया प्रपोजल बनाते हैं, जिससे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो तीस्ता जल बंटवारा को लेकर के जो डिस्प्यूट चल रहा है, इस डिस्प्यूट को समाप्त किया जाए। लेकिन क्या होता है कि ममता बनर्जी इस पर सहमति नहीं खुद को हो पाती है, और तीस्ता नदी जल को लेकर के अभी तक हम कह सकते हैं कि 2015 में मोदी जी ने भी प्रयास कर लिए, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का समझौता कह सकते हैं या सहमति कह सकते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी भी नहीं बन पा रहा है, यानी ये अभी भी इनकम्प्लीट रह चुका है। लेकिन हाँ, इतना तो ज़रूर हम कह सकते हैं, गर्व से हम कह सकते हैं कि ये जो समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच में न होने के भी बावजूद, जल विवाद जो भारत और बांग्लादेश के बीच में है, जल विवाद का जो तनाव भारत और बांग्लादेश के बीच में है, इसके रूप को इतना अच्छा से या इतना भी हम सीरियस नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों देशों को लेकर के जो हम कह सकते हैं ये जो समस्या है, दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट चल रही है, विवाद चल रही है, दोनों देश आने वाले समय में, भविष्य में आप कह सकते हैं किसी उचित जो समझौता होगा उस पर वो दोनों आएंगे और आ करके दोनों इस समस्या को हल भी करेंगे। लेकिन बात होती है कि वेस्ट बंगाल की सरकार के साथ जो केंद्र सरकार के
बीच में दोनों के बीच में आप कह सकते हैं एक रेसिप्रोकल रिलेशन जो नहीं बन पा रहा है, पारस्परिक जो संबंध नहीं बन पा रही है, इसको लेकर के हम कह सकते हैं ये टकराहट ही एक सबसे बहुत बड़ा बाधा हम कह सकते हैं जो तीस्ता जल बंटवारा को होने में कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट कर रहा है। यानी ओवरऑल हम बात करें तो सबसे पहले केंद्र और राज्य, भारत की केंद्र सरकार तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के बीच में एक ऐसी समन्वयता होनी चाहिए, दोनों के बीच में एक ऐसी मतलब कह सकते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन होनी चाहिए, एक मल्टी या कह सकते म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिससे कि दोनों ये बात को समझें और आगे जा कर के कार्य को करें। उसके अलावा आप देखिएगा कि तीस्ता नदी जो जल विवाद है, इस तीस्ता नदी जल विवाद जो भारत और बांग्लादेश के बीच में है, इस विवाद में एक नया मोड़ आ जाती है और वर्तमान में ये भी बहुत बड़ा आप कह सकते हैं समस्या भी है, एक चिंताजनक विषय भी हो चुका है कि इसमें चीन का एक भूमिका भी आ जाती है। अब बात होता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो तीस्ता जल नदी को लेकर के जो बंटवारा को लेकर के जो समस्या चल रही थी, डिस्प्यूट चल रही थी, आखिर इसमें चीन का कह सकते हैं उपस्थिति या अचानक इसमें एंट्री हो जाना, उसकी भूमिका इसमें आ जाना, ये अपने आप में एक चर्चा का विषय बन जाता है। इस आधार पे आप देखिएगा कि भी वर्तमान के प्रदेश में देखिएगा तो जिस तरह से आप देखें कि मोदी जी लद्दाख गए, वहाँ पर जा कर के जिस तरह से उन्होंने चीन के बारे में बताया कि उसकी जो विकासवाद की नीति है, चाइना के तो है ही अवसरवाद विकासवाद की नीति है ही, फैलाववाद की नीति है ही। 15 अगस्त के भी हमने सुना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो चाइना कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं भारत से बौखलाया हुआ है और वो खुल करके तो सामना नहीं कर सकता, खुल के तो परोक्ष रूप से तो हम नहीं कर सकते को किसी भी प्रकार का इफेक्ट दे सकता, इसलिए वो इस तरह से गेम कर रहा है, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्नेक इन द ग्रास, यानी छुपा हुआ दुश्मन। तो वो इस तरह से ही कार्य कर रहा है, या तो उधर पाकिस्तान को उकसाने की कार्य करेगा तो आतंकवाद को भेजेंगे, इधर नेपाल को उकसा दिया जो उनके बहकावे में आ गए, अब तीसरा उन्होंने फोड़ने की जो कोशिश कर रहा है वो बांग्लादेश को कर रहा है। तो हाल की जो समस्या है तीस्ता नदी के प्रबंधन यानी जो मैनेजमेंट से संबंधित जो मैटर आया है, यह मैनेजमेंट संबंधी आप मैटर को देखिएगा तो ये एक परियोजना है, यह एक स्कीम है और यह स्कीम खासतौर पे बांग्लादेश के लिए चीन ने लाया है, जिसपे वो लगभग $1 अरब को ऋण वो चर्चा का विषय बना दिया है कि वो $1 अरब वो ऋण उसको देगा, इसको चीन को देगा, सॉरी बांग्लादेश को देगा चीन। अब किस लिए देगा? तो इसका मकसद है कि जो बांग्लादेश की जो जल परियोजना है, जो वाटर उसके पास वाटर को लेकर जो विभिन्न प्रकार का उसके साथ परियोजना है यानी स्कीम्स या प्रोग्राम्स जो लॉन्च किया है बांग्लादेश, ठीक है, उसका उद्देश्य है कि तीस्ता नदी पर जो वो बेसिन का जो निर्माण कर रहा है उसका निर्माण में एक स्किल्ड जो मैनेजमेंट होनी चाहिए, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं कुशल प्रबंधन। तो एक स्किल्ड मैनेजमेंट को करना ही एक सबसे बड़ा कह सकते हैं मोटो है, उद्देश्य है। और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो हमारे गर्मी के मौसम होते हैं तो गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म पड़ने का यानी ग्रीष्म काल में बहुत ज़्यादा शुष्क हो जाने के मौसम हो जाने के कारण वहाँ पर पानी की एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, और पानी की समस्या उत्पन्न हो जाने के कारण और इस तरह के जो अभाव हो जाते हैं इसको कम कैसे किया जा सके, इसको लेकर के चाहे वो बाढ़ हो या सिंचाई प्रबंधन हो, ये सारे चीज़ों को एक सही मैनेजमेंट फॉर्म देने के लिए बांग्लादेश चाइना के साथ हाथ मिलाया और चाइना ने उसे कह सकते हैं कि सहमति भी ले लेता है। और बांग्लादेश और चीन के बीच ये आप देखिएगा तो बांग्लादेश और चीन के बीच में जो लोन का जो आप कह सकते हैं वार्ता हुई है, ठीक है, यानी दोनों के बीच में जो डिस्कशन हुआ है, जो टॉक हुआ है, वो भारत के लिए बहुत बड़ा हम कह सकते हैं चिंता का विषय है, वरीनेस का विषय है। हाँ, एक कह सकते हैं क्योंकि इस समय जिस तरह से भारत और चीन के बीच में एलएसी पर विवाद चल रहा है और भारत के साथ बांग्लादेश का एक बहुत प्राचीनतम जो एक रिलेशन रह चुका है, इस रिलेशन में कहीं न कहीं चाइना सेंध मारने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि भारत के जो पड़ोसियों के साथ जो एक बहुत अच्छा प्रगाढ़ आप कह सकते हैं जो रिलेशन है, इस रिलेशन को कैसे तोड़ा जाए और इसको लेकर के भारत को सचेत रहना होगा, भारत का कशियस होना होगा, जिससे कि वो अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ एक नियंत्रण बनाए रखे, एक कह सकते हैं एक सही कोलाबोरेशन स्थापित करने में सफल रहे,
ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय, चुनौती भी आती है। अभी वर्तमान की यदि आप परिदृश्य देखिएगा तो वर्तमान की स्थिति में देखिएगा, चीन जो है बांग्लादेश से जितने भी इम्पोर्ट वो करता है उस पर उन्हें 97%, हम 90% डेटा है 97 सॉरी 97% उन्होंने जो भी उसके गुड्स हैं उस पर उन्होंने 0 टैरिफ कर दिया है। यानी इम्पोर्टिंग पर हिंदी में हम लोग आयातित बोलेंगे, तो आयातित जो भी उनके पास वस्तुएं हैं उस पर 0% उन्होंने टैरिफ कर दिया। 97% जो उनके पास गुड्स हैं उस पर 0% उन्होंने टैरिफ कर दिया है, और टैरिफ करने की चाइना ने घोषणा भी कर दी है। इसके अलावा चीन ने बांग्लादेश को $30 बिलियन यानी $30 बिलियन का उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प भी प्रदान करने का उन्होंने कह सकते हैं वादा भी कर दिया है। तो भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, भविष्य में भी अच्छे रहेंगे। लेकिन चीन की ये जो नीति है, चीन की तरफ से जो इस तरह की एक्टिविटीज़ किए जा रहे हैं, इस तरह की जो गतिविधि हैं, एक्टिविटीज़ हैं, ये जो तीव्र जिस तरह से हो रही है, यह हमारे लिए, हमारे देश की सरकार के लिए यह कहीं न कहीं सोचने का विषय, चिंता का विषय है। क्योंकि हम सभी को पता है कि चीन पहले किस तरह से मैत्रीपूर्ण रिलेशन किसी राष्ट्रों के साथ बनाता है, और दूसरी रूप यदि हम ट्रेड एंड बिजनेस की बात करते हैं तो चीन और बांग्लादेश, चीन जो है बांग्लादेश का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं व्यापारिक साझेदार और साथ ही साथ निर्यातक राष्ट्र भी रहा है। तो ओवरऑल ये सारे गतिविधि को यदि देखा जाए तो सारे गतिविधि से यह स्पष्ट हो जाता है कि चीन जो है भारत को एक आंतरिक दृष्टि से ही वो घेरने की कोशिश भी कर रहा है। इसलिए अभी ज़रूरत है कि जितने भी प्रकार के वैसे सफल एक्टिविटीज हो, सफल कदम हो जो सरकार उठा सके, बाय विच द कोलैबोरेटिव रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड ऑल नेबर्स कंट्री एक्सेप्ट चाइना एंड पाकिस्तान, इट मस्ट बी मेंटेन। तो इसके साथ ये बना रहे, ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं प्रश्न भी बनता है और एक बहुत बड़ा वरी भी है। तो फिर हम अगले लेक्चर में कुछ और लेक्चर के साथ आपसे मिलते हैं। जय हिंद।